Hello, good morning, dear students. Today we will continue this chapter through the eyes of travelers, perception of society. ट्रेवलर्स की समाज के बारे में क्या अवधारणाएं थी, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे और सबसे पहले हमने अल-बिरूनी के बारे में समझा था। अल-बिरूनी का बर्थ है वो ख्वारिज़म में 973 में हुआ था एंड सुल्तान मोहम्मद ने जब ख्वारिज़म पर अटैक किया था तो अल-बिरूनी को भी अपने साथ गजनी ले गए थे और इसके साथ और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हुए थे, उनको भी वो गजनी ले गए थे अपने साथ। और वहीं पर अल-बिरूनी ने इंडियन हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट दिखाया और अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में करी थी एंड किताब उल हिंद है वो 80 चैप्टर में डिवाइड है और इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से समझा था। एंड टुडे प्रॉब्लम्स और बैरियर्स अब्स्ट्रैक्टेड एट अल-बिरूनी इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया, कि अल-बिरूनी को इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ न कुछ बैरियर्स यानी बाधाएं आई होंगी और अल-बिरूनी ने अपने जितने भी चीज़ें लिखी थी अरबी भाषा में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनके बारे में डिटेल से समझते हैं। सेवरल बैरियर्स दैट दे फेल्ट एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग, कि उनको कई अवरोधों की चर्चा की और उसके जो उनके अनुसार समझ में जो भी उनके प्रॉब्लम्स आई थी उन्होंने कई अवरोधों की चर्चा की है उसके बारे में। एंड द फर्स्ट अमोंगस्ट दीज वाज लैंग्वेज, और इसमें पहला जो अवरोध है वो लैंग्वेज थी, उनको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम्स आई थी। फर्स्ट यही बताया गया है कि और उनके अनुसार जो संस्कृत है या अरबी या फारसी लैंग्वेज से इतनी अलग थी, जो संस्कृत लैंग्वेज थी, जो उनके थॉट्स या फिर उनके सिद्धांतों को एक लैंग्वेज से दूसरी में उनको अनुवादित करना उनके लिए इजी नहीं था, जो कि वो संस्कृत लैंग्वेज में उनको ईजिली ट्रांसलेट करने में उनको प्रॉब्लम आई थी। इतना इजी नहीं था उनके लिए संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना अरबी और फारसी लैंग्वेज से, बिकॉज संस्कृत लैंग्वेज थी वो काफ़ी भिन्न थी। एंड द सेकंड बैरियर्स, एंड जो दूसरा बैरियर्स था या फिर जो दूसरी बाधा थी वो रिलीजियस अवस्था या फिर ट्रेडिशन में उनके डिफरेंसेस को लेकर थी। एंड इनके अनुसार जो थर्ड बैरियर्स था वो अभिमान था। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग थॉट यह है कि इन प्रॉब्लम्स की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह से जो भी ब्राह्मणों द्वारा जो भी रचित टेक्स्ट पर वो डिपेंड थे और अल-बिरूनी ने इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए वेद पुराण या फिर भगवत गीता या फिर पतंजलि जैसे टेक्स्ट या मनुस्मृति आदि के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करी थी इंडियन हिस्ट्री को। एंड नेक्स्ट समझते हैं अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का क्या विवरण दिया है इसके बारे में जानते हैं। अल-बिरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर अदर सोसाइटीज़, अल-बिरूनी ने अदर सोसाइटी में पैरेलल्स की खोज के माध्यम से ही जो जाति व्यवस्था थी उनको समझने और उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। एंड ही नोटेड दैट इन एंशिएंट टाइम फॉर सोशल कैटेगरीज, एंड अल-बिरूनी ने लिखा है कि जो एंशियंट फारस में 4 सामाजिक वर्गों को ही मान्यता थी और उसमें अगर फर्स्ट अपन देखें तो इसमें घुड़सवार और शासक वर्ग हो गए, मॉन्क्स हो गए, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट। तो सबसे पहले इसमें घुड़सवार और शासक वर्ग हो गए, फिर भिक्षु हो गए, फिर अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक हो गए, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो अल-बिरूनी यह दिखाना चाहते थे कि ये जो सोशल वर्ग है केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, इसके साथ ही उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, उनको इक्वल समझा जाता था, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता था और उसमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में ही थी, कि उनमें जो डिफरेंसेस देखे गए हैं वो रिलीजियस के आधार पर ही देखे गए हैं, बाकी जो इस्लाम धर्म में है सभी को इक्वल समझा जाता था। एंड द कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉपुलेशन टू द कास्ट सिस्टम वाज अकॉर्डिंग टू हिम, अल-बिरूनी के अनुसार जो भी जाति व्यवस्था थी वो प्रकृति की अवधारणा के नियमों के विरुद्ध में थी। अल-बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज डीपली, जैसा कि हमने देखा है कि जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट
उनके संस्कृत टेक्स्ट के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। और इन ग्रंथ में ब्राह्मणों के अगर दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को अगर हम देखें तो उनमें जो भी रूल को दिया गया था या उनको डिफाइन किया गया था, अगर हम रियलिटी में देखें तो यह जो भी व्यवस्था थी वो इतनी अपने वास्तविक जीवन में इतनी कठोर नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अत्यंज नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसान और जमींदारों के लिए ईजिली कोई काम है वो उपलब्ध करवाएं। और इस चीज़ को हम चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से समझेंगे। एंड नेक्स्ट ट्रेवलर्स इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में अब हम डिटेल से समझेंगे। इब्न बतूता's रिहला। इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता की बुक का नाम है रिहला। एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता's बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रिहला, रिटन इन अरेबिक। इब्न बतूता के द्वारा अरबी लैंग्वेज में लिखा गया उनका यात्रा वृतांत जिसे रिहला कहा जाता है, और यह 14th सेंचुरी में एक भारतीय सब कॉन्टिनेंट के सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। दिस मोरक्कन ट्रेवलर्स वाज बोर्न इन तंजीर इनटू वन ऑफ टू द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड। मोरक्को के इस ट्रेवलर्स का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून या फिर शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए वो माना जाता था, उनकी जो फैमिली थी वो वहाँ इनका बर्थ हुआ है। एंड अपनी फैमिली की ट्रेडिशन के अनुसार इब्न बतूता ने कम एज में ही लिटरेरी एंड स्कॉलेस्टिक एजुकेशन प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कम उम्र में ही इन्होंने साहित्यक एवं शास्त्र रूढ़ की जो एजुकेशन थी उनको उन्होंने प्राप्त किया था, और यही इनकी फैमिली की परंपरा रही थी। ही जस्ट लव्ड ट्रेवलिंग। इब्न बतूता को यात्रा करने का बहुत शौक था। एंड वेंट टू एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स एंड पीपल्स बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1332-33। इब्न बतूता को यात्रा करने का शौक था और वह नए नए देशों या फिर लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के जो क्षेत्र थे वहाँ तक वो यात्रा के लिए गए थे। एंड 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा ईस्ट अफ्रीका के कई ट्रेडिंग पोर्ट्स, व्यापारिक बंदरगाहों की उन्होंने ट्रेवलिंग कर चुके थे इंडिया आने से पहले। एंड सेंट्रल एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता है वो 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचे थे, और उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना हुआ था पहले से। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचे थे तो हमारे दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, और उनके बारे में उन्होंने पहले से ही सुन रखा था। एंड आर्ट एंड लिटरेचर के एक संरक्षक के रूप में उनकी जो ख्याति थी उनसे वो इम्प्रेस्ड हुए, और इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते से होकर दिल्ली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। दिल्ली की ओर वो चल दिए। एंड द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप। सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो उनकी स्कॉलरशिप से इम्प्रेस्ड हुए। एंड अपॉइंटेड हिम टू द काजी और जज ऑफ दिल्ली, और उसे दिल्ली का काजी या फिर उसको जज नियुक्त किया था। एंड इब्न बतूता है वो इस पद पर काफ़ी टाइम तक रहे थे, कई वर्षों तक। फिर उन्होंने अपना विश्वास खो दिया और उनको कैद कर लिया गया, और बाद में सुल्तान और उसके बीच जो भी उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनकी वजह से उनको वो दूर हो गई, और बाद में वापस उनको उन्हीं पद पे रखा गया। एंड 1342 में एक मंगोल रूलर्स के पास सुल्तान के एक दूत के रूप में चीन जाने का ऑर्डर दिया गया। विद द न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता, और अपनी नई नियुक्ति के साथ ही इब्न बतूता है वो
सेंट्रल भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर आगे बढ़े और मालाबार से वह मालद्वीप गया, जहां वह 18 मंथ तक रहे थे और वहां पर भी वह काजी के पद पर ही रहे थे 18 मंथ तक। और उन्होंने वहां से श्रीलंका जाने का डिसाइड किया। एंड उसके बाद एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालद्वीप गया और वहां से चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा फिर से शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गए थे। एंड वो शिप से पहले सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य शिप से वह चीनी यानी चाइनीज पोर्ट गए। एंड चाइनीज पोर्ट का एक टाउन था जैतून, वहाँ भी वो गए थे। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना, उन्होंने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वह बीजिंग तक गया था। चीन की कैपिटल है बीजिंग और वहाँ तक भी उन्होंने ट्रेवल किया था, लेकिन वहाँ लंबे समय तक वो नहीं रुके थे। एंड 1347 में उसने वापस अपने होम टाउन आने का उन्होंने डिसाइड किया। इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड न्यू कल्चर्स, पीपल्स, बिलीफ्स, वैल्यूज etc। इब्न बतूता ने न्यू कल्चर्स, पीपल्स या फिर उनकी आस्था या मान्यताओं आदि के उनके विषय में अपनी अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया है। उन्होंने अच्छे से उसमें इनके बारे में हमें समझाने की कोशिश करी है। एंड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता it took 40 days of travel from Multan to Delhi and about 50 days from Sindh to Delhi। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की जो यात्रा थी उसमें 40 दिन और सिंध से जो दिल्ली की यात्रा थी उसमें लगभग उसको 50 डेज का समय लगा था। और दौलताबाद से दिल्ली की दूरी थी वो 40 और जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। इब्न बतूता के अनुसार उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में इन सब चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और उन्होंने इन सब चीज़ों का वर्णन किया है अपने यात्रा वृतांत में। ट्रेवलिंग वाज आल्सो मोर इनसिक्योर, यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था और इब्न बतूता ने कई बार अटैक्ड बाई बैंड्स ऑफ रॉबर्स सेवरल टाइम्स। इब्न बतूता ने कई बार है वो जो डाकुओं के जो समूह थे उनके द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उनको भी उन्होंने झेला था। यहाँ तक कि वो अपने जो साथी थे उनके साथ अपने कारवां में चलना पसंद करते थे, बट इससे भी जो रास्ते में लुटेरे आते थे उनको रोकना पॉसिबल नहीं था। मुल्तान से जब दिल्ली की वो यात्रा कर रहे थे तो उनके जो कारवान थे उन पर अटैक किया गया था और उनसे उनके जो कई साथी थे उनको अपनी जान भी देनी पड़ी थी। और कुछ जीवित बच्चे जिसमें इब्न बतूता भी शामिल था, कुछ जो बच गए थे उनमें एक इब्न बतूता भी शामिल था और कुछ की जान भी चली गई थी उनके डाकुओं के अटैक से और कुछ जो थे वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। And next, Ibn Battuta and the excitement of the unfamiliar. By the time Ibn Battuta arrived in Delhi in the 14th century, the subcontinent was part of a global network of communication. 14th century में जब इब्न बतूता दिल्ली आया था उस समय तक पूरे सब कॉन्टिनेंट एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का पार्ट बन चुका था जो कि पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। एज वी हैव सीन इब्न बतूता हिमसेल्फ, जैसा कि हमने देखा था कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उन्होंने ट्रेवल की और उन्होंने पवित्र जो पूजा के स्थल थे उनको देखा या फिर जो स्कॉलर्स पीपल थे तथा शासकों के साथ उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। और इब्न बतूता है वो काफ़ी बार है वो काजी के पद पर रहा था। एंड अर्बन सेंटर की जो विश्ववादी कल्चर का
कल्चर को भी उन्होंने समझने की कोशिश करी थी, यानी उनका उन्होंने उपभोग किया था। जहाँ उन्होंने अरेबिक हो गई, फ़ारसी हो गई, तुर्की या फिर अन्य जो लैंग्वेज में बोलने वाले लोग, उनकी जो थॉट्स या फिर उनकी जो सूचनाएं तथा उनके उप व्याख्यानों का उन्होंने एक प्रकार से आदान प्रदान किया था। नेक्स्ट, द कोकोनट एंड द पान। नारियल तथा पान। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इब्न बतूताज स्ट्रेटजीज ऑफ representation are evident in the ways in which the coconut and the pan। इब्न बतूता के चित्रण के जो भी एग्जाम्पल है या फिर जो भी विधि है या उसके कुछ जो एग्जाम्पल है उन तरीक़ों में मिलते हैं जिससे वह नारियल और पान दो ऐसी वनस्पतिक उपज या फिर जिनसे उनको समझने से वो उनसे बिल्कुल अपरिचित थे, उनको वो समझ नहीं पाए थे। उनका भी वो अपने टेक्स्ट में वर्णन करते हैं, पान एंड नारियल का भी, जिनसे वो बिल्कुल भी अनफेमिलियर थे, उनको वो समझ नहीं पाए थे। एंड देन नेक्स्ट, इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता फाउंड सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। इब्न बतूता ने सब कॉन्टिनेंट के जो सिटीज़ थी वो उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास इन सिटीज़ में पॉपुलेशन थी वो बहुत अधिक थी, यानी वो घनी आबादी वाले क्षेत्र थे। एंड ये जो क्षेत्र थे वो डेवलप्ड भी थे, यानी समृद्ध थे। और सिवाय यहाँ पे जो कभी कभी है ना, यहाँ पे जो वार वगैरह यानी जो युद्ध वगैरह होते थे उनसे यहाँ पे उनकी जो सिस्टम था वो कभी कभार है ना वो ख़राब हो जाता था। बाकी ये जो क्षेत्र थे वो काफ़ी डेवलप थे। मोस्ट सिटीज़ हैड क्राउडेड स्ट्रीट एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट। इब्न बतूता के अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो मोस्ट जो सिटीज़ थी वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली सड़कें या फिर कलरफुल मार्केट थे जो कि अलग अलग वैरायटी से भरे हुए थे। उनके मार्केट थे वो कलरफुल थे, साथ में उनमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती थी। इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज ए वेस्ट सिटी। इब्न बतूता है वो दिल्ली को एक बड़ा शहर, यानी जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और दिल्ली को एक बड़ा शहर मानता है, विशाल आबादी वाला, तथा भारत में भी वो सबसे बड़ा बताता है दिल्ली को। एंड दौलताबाद इन महाराष्ट्र। और दौलताबाद के बारे में भी वो बताता है कि दौलताबाद भी कुछ कम नहीं था, वो भी और आकार में दिल्ली को वो चुनौती देता था। यानी कि दिल्ली तो सबसे बड़ा बताता है वो, मतलब भारत में भी सबसे बड़ी जो सिटी है वो दिल्ली को बताता है। और इसके कंपैरिजन करें तो दौलताबाद को भी वो दिल्ली की कंपैरिजन में वो बताता है कि वो भी एक कम नहीं था, वो भी काफ़ी बड़ा शहर था। द बाजार्स वर नॉट ओनली पैलेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। बाज़ार है वो ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक या फिर आर्थिक गतिविधियों के सेंटर भी थे। एंड अधिकांशतः बाज़ारों में एक मस्जिद तथा एक टेम्पल भी होता था, और उनमें कम से कम कुछ में तो डांसर यानी नर्तक या फिर संगीतकार हो गए, जैसे म्यूजिशियन एंड सिंगर ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान को उन्होंने पॉइंट माना हुआ था, चिन्हित किया हुआ था। इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सोल। इब्न बतूता ने पाया कि इंडियन एग्रीकल्चर से इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी का उपजाऊपन था, जो कि फार्मर्स के लिए एक साथ 2 क्रॉप्स ए ईयर्स, किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ द सोल, यहाँ उपजाऊपन बहुत ज़्यादा था यहाँ की मिट्टी में। तो बच्चों, हमने 2 ट्रेवल्स के बारे में डिटेल से समझ लिया है, अल-बरूनी एंड इब्न बतूता के बारे में। एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।